क्या अडानी पर हिंडनबर्ग का अटैक भारत पर आक्रमण था? कोर्ट क्या कह रही है इस मुद्दे पर? Has also said that there was no price manipulation on the part of the Adani Group. क्या यूएसए की स्टेट एजेंसीज भी इसमें शामिल थी? And what they're doing with Modi is dirty tricks. अगर ये षड्यंत्र था तो क्या भारत से भी इस कॉन्स्पिरेसी में लोग शामिल थे? Old, rich, opinionated person sitting in New York. भारत से $100 बिलियन से ऊपर गायब कर देने के पीछे क्या था? सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है इस पूरे मुद्दे पर? पूरे कांड के पीछे 6 कंपनियां कौन थी? क्या अडानी प्रकरण 2024 चुनावों को जीतने के लिए किया गया था? और क्यों अडानी के स्टॉक्स बढ़ रहे हैं? सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यूएसए की एक शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी पर आरोप लगाया कि अडानी मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर आसान भाषा में कहें कि अडानी मार्केट में कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाता है या कोट प्राइस को रिग कर देता है, जिससे लोग उसके स्टॉक को खरीद लेते हैं और उसके स्टॉक का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। अब जैसे ही हिंडनबर्ग की ये जो रिपोर्ट सामने आई, वैसे ही अडानी के स्टॉक्स एक सप्ताह में 1 लाख करोड़ से गिर गए। भारत की पॉलिटिक्स के गलियारों में केवल और केवल एक नाम गूंज रहा था, अडानी। एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अडानी। अडानी ग्रुप, Adani मित्र, मतलब इनके माइंड में देश अडानी है और अडानी देश है। फिर आती है 13 फरवरी और कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट में हिंडनबर्ग के आरोप की जांच करने के लिए अर्जी डाल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस जांच को करने के लिए एक समिति के गठन का सुझाव देती है और कहती है कि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में यह समिति बननी चाहिए। 14 फरवरी को सेंटर सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को मान लेती है और 17 फरवरी तक पैनल के गठन के लिए नामों का सुझाव दे दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट हिंडनबर्ग के एलिगेशन की सत्यता जानने के लिए इस पैनल को कहती है। अडानी मीडिया में अर्जी डालता है कि जो मीडिया ट्रायल चल रहा है उसको रोका जाए, क्योंकि उनके कुछ भी बोलने पर जो इम्पैक्ट है वो मार्केट पर पड़ रहा है। क्योंकि ये महज 10 दिन की कहानी है। जो शख्स दुनिया में अमीर लोगों की लिस्ट में नंबर 2 पर था हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के बाद, अब वो टॉप 20 से, टॉप 10 नहीं, टॉप 20 से भी बाहर हो गए। परंतु कोर्ट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और कोर्ट सीधे रूप से कहता है कि हम मीडिया के अगेंस्ट कोई आदेश नहीं देंगे। 2 मार्च को समिति बनकर तैयार थी और समिति को 2 महीने का समय दिया गया था रिपोर्ट देने के लिए। 2 महीने के बाद सेबी ने और समय की मांग की और कोर्ट ने 14 अगस्त तक का टाइम उन्हें दे दिया। अभी तक की जो भी फाइंडिंग्स हैं इस समिति के द्वारा, वो सभी कोर्ट के सामने रखी गई और कोर्ट ने उस रिपोर्ट को साझा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की यह समिति सीधे रूप से अपनी रिपोर्ट में कहती है कि जो सबसे बड़ा आरोप था प्राइस मैनिपुलेशन का, वो आरोप तो साबित ही नहीं होता है। कोई भी वॉश ट्रेडिंग या आर्टिफिशियल ट्रेडिंग, मतलब जैसे एक ही पार्टी बार बार बड़े अमाउंट का ट्रेड कर ले ताकि प्राइस इन्फ्लेट कर जाए, तो ऐसा कोई भी पैटर्न दिखाई नहीं देता है। लेकिन इसी रिपोर्ट को कांग्रेस ने कुछ दूसरे ढंग से पढ़ा और उसने अपने 3 प्रश्न पूछ लिए, साथ ही साथ ये फोटो भी शेयर कर दी। वैसे ऑपोजिशन को अपनी राजनीति करनी है तो उनका इस प्रकार से प्रश्न पूछना या अपनी ढंग से रिपोर्ट पढ़ना वो लाजमी भी है। राफेल पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी थी, पर कांग्रेस ने फिर भी चौकीदार चोर है के नारे बुलंद रखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार भी क्लीन चिट दे दी, पर राफेल मामले में फिर भी चुनाव हारने के बाद, कोर्ट के डिसीजन के बाद, उसके बाद भी राहुल गांधी कहते रहे नहीं राफेल तो घोटाला ही था। तो भाई राजनीति का तो ऐसा ही है। राजनीति को छोड़िए, रिपोर्ट पर बात करते हैं। ये रिपोर्ट 6 एंटिटीज की बात करती है जिन्होंने अडानी के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग की और इस खुलासे ने सभी को चौंका के रख दिया, क्योंकि भारत में नेकेड शॉर्ट सेलिंग जो है वो अलाउड ही नहीं है और फिर भी अडानी के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग हो गई। तो इस पूरे कांड को अगले अध्याय में ढंग से समझते हैं। कैसे एक बड़ी कॉन्स्पायरेसी थी, ये जानने से पहले हमें शॉर्ट सेलर्स के बारे में जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ये कह रही है कि 24 जनवरी 2023 को जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई अडानी के ऊपर,
उससे पहले ही कई एंटिटीज शॉर्ट पोजीशन बना चुकी थी। इसमें टोटल 6 एंटिटीज थी, जिनमें से 4 FPI थी, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। आसान भाषा में भारत से बाहर के 4 इन्वेस्टर थे, और ये उन 12 FPI में नहीं थे जिन्हें भारत में सस्पेंड किया गया हुआ है। इसके अलावा एक कॉर्पोरेट से था और एक इंडिविजुअल शॉर्ट सेलर था। इन 6 शॉर्ट सेलर्स का ट्रेडिंग पैटर्न सस्पिशियस है, क्योंकि इन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से थोड़ा पहले, हल्का पहले शॉर्ट पोजीशन बनाई थी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के हल्का बाद प्रॉफिट कमाकर सब कुछ बेच दिया। अब आप लोग कहेंगे कि शॉर्ट सेलर या शॉर्ट पोजीशन क्या होता है? तो जी, सब लोग किसी कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं कि वो बढ़ेगा, ऊपर जाएगा। शॉर्ट सेलर किसी कंपनी के शेयर ये सोचकर लेता है कि स्टॉक क्रैश हो जाएगा, शॉर्ट सेलर उससे पैसा बनाएगा। आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? तो जी, शॉर्ट सेलर जो होता है ना, वो पहले बेचता है फिर खरीदता है। कैसे? उधार करके। एक उदाहरण से समझते हैं। AKTK नाम की कंपनी है, इसका एक शेयर 100 रुपए में मिल रहा है अभी। तो शॉर्ट सेलर किसी ऐसे आदमी या कंपनी से AKTK के शेयर उधार लेगा जिसके पास पहले से ही शेयर है, और उसे कुछ इंटरेस्ट देगा जितने टाइम के लिए उसने ये शेयर अपने पास रखे हुए हैं। मान लो कि 1000 शेयर उधार लिए 100 के रेट पर, तो 1 लाख रुपए के शेयर हो गए, और इस पर लेट से 1000 रुपए इंटरेस्ट हो गए। शॉर्ट सेलर इन शेयर्स को उधार लेने के इमीडिएट बाद बेच देता है 1 लाख रुपए में। अब कुछ दिनों बाद 100 रुपए का जो शेयर था वो गिरकर 50 रुपए हो जाता है। शॉर्ट सेलर 1000 शेयर 50 के भाव में खरीदता है, 50,000 रुपए के। 1000 रुपए उसमें इंटरेस्ट के जोड़कर उस व्यक्ति को वापस कर देता है जिससे उसने उधारी ली थी। तो इस तरीके से कुल प्रॉफिट जो हो गया ना बंदे का, वो 49,000 रुपए हो गया। और यही अडानी के केस में हुआ है। 6 शॉर्ट सेलर्स पोजीशन बनाकर बैठे थे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, स्टॉक क्रैश हुआ, और इन 6 एंटिटीज ने मोटा पैसा बनाया सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। पर भारत में ये काम आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में नेकेड शॉर्ट सेलिंग अलाउड ही नहीं है, जिसमें शॉर्ट सेलर को शेयर बोरो तक नहीं करने पड़ते हैं, यानी उधार की भी जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी तरफ शेयर उधार लेकर भी चुपचाप शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अपनी शॉर्ट पोजीशन डिक्लेयर करनी पड़ती है, जिससे लोग सतर्क हो जाते हैं। दूसरी तरफ फॉरेन वालों को इसकी परमिशन ही नहीं है। पर हिंडनबर्ग तो 25 जनवरी को, यानी कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के एक दिन बाद ही ये कह चुका था कि उसने अडानी की कंपनीज पर शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है। पर भारत में यदि ये डिफिकल्ट है तो हिंडनबर्ग ने किया कैसे? ये हिंडनबर्ग ने डिस्क्लोज नहीं किया है, पर रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार हिंडनबर्ग ने US ट्रेडेड बॉन्ड्स और नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव्स के थ्रू ये पोजीशन बनाई है। भारत सरकार के भी एक इनिशियल प्रूव में कहा गया कि अडानी को टारगेट बनाया जा रहा है, और अब सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आ गई है जिसमें कहा जा रहा है कि 6 एंटिटीज ने शॉर्ट पोजीशन बनाकर पैसा छापा है। भारत को इससे क्या नुकसान हुआ? अडानी को और उससे भी आगे भारत को इस पूरे एपिसोड से क्या क्या झेलना पड़ा। अडानी की कंपनियों से हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद 1 महीने के अंदर, मात्र 1 महीने के अंदर $140 बिलियन निकल गए। लोगों को लगेगा ये पैसा अडानी का निकला, इससे हमें क्या लेना देना। पर जरा अडानी के बिजनेस को देखिए। अडानी रेल, रोड, मेट्रो, ऑयल, गैस पाइपलाइन, पोर्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी, बेसिकली हर वो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट जो देश की ग्रोथ में जरूरी है, उसे अडानी करता है। रिपोर्ट के बाद अडानी कंपनीज का पैसा निकलना, यानी भारत में बन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का धीमा पड़ना। उदाहरण के लिए अडानी ग्रुप को 34,000 करोड़ रुपए के फ्यूचर पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा। कमाल की बात यह है कि ये सभी काम उन्होंने एम्प्लॉइज को बिना फायर किए किया। अडानी एपिसोड के बाद भारत की मार्केट गिरी कुछ समय के लिए, परंतु फिर वापस आ गई। पर भारत की पार्लियामेंट ऑलमोस्ट पूरे सत्र के लिए बंद रही। एक रिपोर्ट के अनुसार 5 दिन में 97 मिनट पार्लियामेंट चली और 144 करोड़ का नुकसान हुआ। एक और आंकड़े के अनुसार लोकसभा 6% और राज्यसभा 5% ही चली और केवल 1 बिल पास हुआ। इसी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के माध्यम से LIC और SBI जैसी संस्थाओं से लोगों का मोह भंग करने का प्रयास किया गया। SBI 45 करोड़ कस्टमर्स को सर्व करती है। LIC जिसमें 290 मिलियन पॉलिसी होल्डर्स हैं, यदि ऐसी संस्थाओं से लोगों का मोह भंग हो जाए तो भारत को अनेकों प्रकार से लॉस होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस, वर्क कल्चर लॉस, पार्लियामेंट टाइम लॉस और कुछ इन्वेस्टमेंट लॉस, ये सब भारत ने झेला टेम्परेरी रूप से, परंतु ये सब भी भारत को रोक नहीं पाया। वो आगे देखेंगे। पर क्या ये सब पूरी की पूरी एक कॉन्स्पिरेसी थी? यदि हाँ, तो ये कैसे एग्जीक्यूट हुई, आगे देखते हैं।
भारत को या अडानी को कितना नुकसान हुआ ये तो हमें पता चल गया, परंतु क्या ये कोई बड़ा षड्यंत्र था भारत के विरुद्ध? बहुत से लोगों को यही लगा था। बीजेपी के पूर्व सांसद भी यही कह रहे थे। अडानी ग्रुप ने तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट को भारत पर अटैक ही कह दिया था, पर ये केवल बयानबाजी है। क्या प्रमाण है ऐसी कॉन्स्पायरेसी का? तो जी, पर्दे के पीछे गड्ढा खोदकर सांकेतिक भाषा में यदि कोई कॉन्स्पायरेसी हो जाए तो उसका क्या ही प्रमाण होगा? तो हम केवल कुछ संकेत देख सकते हैं। 26 फरवरी को एक न्यूज रिपोर्ट छपती है जिसमें इनसाइडर्स का हवाला देते हुए ये क्लेम किया जाता है कि भारत की ऑपोजिशन पार्टी का एक टॉप लीडर 2022 में लंदन में बड़े बड़े फाइनेंशियल लीडर्स या बैंकर से मिला था। मीटिंग भारत से ही टेलीकॉम इंडस्ट्री के किसी बड़े बंदे ने करवाई। इसके बाद हिंडनबर्ग के लिए फंडिंग ऑर्गेनाइज की गई और भारत से लोग सिलेक्ट किए गए एक रिपोर्ट बनाने के लिए। आगे इसी रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि ये सारा कार्य जॉर्ज सोरोस के निर्देश से हुआ है। पर क्या किसी रैंडम रिपोर्ट पर हमें विश्वास करना चाहिए? नहीं। तो कुछ और लिंक्स देखते हैं। 18 फरवरी को जॉर्ज सोरोस मीडिया के सामने आकर अडानी पर यह बयान देता है। Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and the stock collapsed like a house of cards. सोरोस यहीं पर नहीं रुकता, वो आगे प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव डालता है। Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. अब आप लोग ये सोचेंगे कि इस प्रेत का मोदी या अडानी पर बोलने का क्या काम है? ये क्यों पुश कर रहा है अडानी की गिरावट को या फॉरेन इन्वेस्टर्स को भारत से निकलने के लिए? तो जी, जनवरी 2020 में जॉर्ज सोरोस ने $1 बिलियन अनाउंस किए थे दुनिया भर के डिक्टेटर्स को खत्म करने के लिए, और इसके अनुसार नरेंद्र मोदी भी एक डिक्टेटर है जिसे सत्ता से The biggest and most frightening setback occurred in India, where the democratically elected Narendra Modi created a Hindu nationalist state, imposing punitive measures on Kashmir, a semi-autonomous Muslim region, and threatening to deprive millions of Muslims of their citizenship. परंतु यदि हटाना मोदी को है तो यह अटैक अडानी पर क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑपोजिशन के आरोपों के अनुसार बीजेपी की गुल्लक अडानी के चंदे से भरती है। चंदे से ही चुनाव लड़े जाते हैं, तो चंदा देने वाली संस्था को ही खत्म कर दो। अब इन सब चीजों को ना कोर्ट में प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, पर कोर्ट की रिपोर्ट, हिंडनबर्ग के बयान या सोरोस के बयान और उसका लक्ष्य, ये सब हमें उसी डायरेक्शन में मोड़ते हैं। भारत सरकार इस व्यक्ति को डेंजरस कह चुकी है क्योंकि ये व्यक्ति कई देशों में बर्बादी ला चुका है। Mr. Soros is an old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. If I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But it's old, rich, opinionated and dangerous. क्या ऐसा कुछ पहले भी हो चुका है? 2018 में कांग्रेस और कैम्ब्रिज एनालिटिका के संबंध सामने आते हैं। सरल शब्दों में ये कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की जो संस्था है वो बेसिकली सोशल मीडिया पर तिकड़म करके लोगों के विचार या दिमाग बदलती है। 2019 से जस्ट पहले बीजेपी से रिलेटेड फेसबुक पेजेस फेसबुक से गायब होने लग जाते हैं जिसमें 20 करोड़ फॉलोअर्स थे। अब ये सब पॉलिटिक्स है, सब करते हैं। कुछ ऐसा ही अडानी के केस में हुआ दिखता है। यदि इससे आगे भी जाकर आप देखना चाहते हैं तो फॉर्मर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट साइबर ऑफिशियल का 2 दिन पहले का ये बयान सुनिए, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे स्टेट फंडेड यूएस ऑर्गेनाइजेशंस भारतीय चुनावों में हाथ डालती हैं। I support Western interests, but there are dirty tricks. You know, there's fair play and there's dirty tricks. And what they're doing with Modi is dirty tricks. You know, this is something that, you know, we lived through 3 years of high-intensity Russiagate, over $100,000 in Facebook ads. And we've got probably $30 million at least that have flowed from the State Department to do the same thing in India. You know, and somewhat explicitly, because this is all done through, you know, the Atlantic Council and the Global Engagement Center and USAID, and, you know, funding all of the different pop-up censorship mercenary groups that we send over there under the guise of saying, oh, well, they are fact-checking groups, or these are digital resilience groups, or media literacy groups. But what they are is they are censorship mercenaries who put pressure on Indian civil society and communications platforms in order to
stop the ability of Modi supporters from accessing other hearts and minds. खुला चौड़ा प्रमाण तो नहीं है, पर इन सब बातों से लगता है कि टारगेट 2024 है। पर क्या इन सब में भारतीय भी शामिल हुए हैं? आपको क्या लगता है, अडानी पर जो अटैक हुए ये 25 जनवरी 2023 हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद प्रारंभ हुए? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अटैक की कहानी 2016-17 में ऑस्ट्रेलिया से प्रारंभ होती है। 2023 में तो इसका लास्ट चैप्टर लिखा गया था। बॉब ब्राउन फाउंडेशन एक एनवायरमेंटलिस्ट एनजीओ है, वो एक वेबसाइट चलाते हैं adaniwatch.org के नाम से। अडानी को ऑस्ट्रेलिया में कोल माइन का काम मिला और इन्होंने अडानी के अगेंस्ट एक पूरी वेबसाइट बना दी। अडानी के बारे में कुछ इतना सा भी छपे तो ये उसके बारे में अपनी वेबसाइट पे जरूर लिखते हैं, बुरा ही लिखते हैं। हाँ, पर इसमें थोड़ी सी रियायत दी जाती है। जो भी अडानी काम नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट में, कांग्रेस के स्टेट में करता है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा जाता है। अडानी को 2010 में ऑस्ट्रेलिया में कोल माइन का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चालू हुआ 2017 में एक एनजीओ 350.org के द्वारा। इन्होंने हैशटैग चलाया स्टॉप अडानी। 350.org को टाइड फाउंडेशन से चंदा मिलता है, जो कि केवल लिबरल ऑर्गेनाइजेशंस को चंदा देती है, और इसके तार सीधे तौर पे जॉर्ज सोरोस से मिलते हैं। फिर एक इंडियन एनजीओ है जिसका नाम है नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया, और इसे भी सोरोस से ही फंडिंग मिलती है। इस एनजीओ की मीडिया फेलोशिप एडवाइजर हैं सीमा चिश्ती। सीमा चिश्ती कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के हेड सीताराम येचुरी की पत्नी है। सीमा चिश्ती द वायर की एडिटर हैं और द कैरवैन नाम की पत्रिका में भी लेखन का कार्य करती है। द वायर में 5 जबरदस्त आर्टिकल लिखे गए अडानी के ऑस्ट्रेलिया के प्रोजेक्ट के बारे में, और ये सभी आर्टिकल 2017 में लिखे गए। बॉब ब्राउन फाउंडेशन रवि नायर के ऑलमोस्ट हर ट्वीट को रीट्वीट करती है। रवि नायर द वायर जनता का रिपोर्टर में आर्टिकल लिखता है, और रवि नायर ने स्टॉप अडानी कैंपेन को जबरदस्त सपोर्ट किया था, और अडानी ने इसके अगेंस्ट कोर्ट में याचिका भी डाली थी। अडानी ग्रुप ऐसे कई आर्टिकल्स के विरोध में कोर्ट गया था। 2017 से लगातार अडानी पर इस प्रकार के अटैक्स होते रहे हैं। ग्रेटा थर्नबर्ग ने जो टूल किट साझा कर दी थी गलती से, उसमें लिखा हुआ था अडानी अंबानी पर अटैक करना है। 2020 में पता चला कि जो फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया में स्टॉप अडानी कैंपेन चला रही थी वो नॉट फिट फॉर चैरिटी है। इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संचालित adani.org को कांग्रेस शेयर करती है अडानी को बदनाम करने के लिए। 2020 में एक संस्था डिजिपब नाम से लॉन्च होती है। इस संस्था को भी इनडायरेक्टली जॉर्ज सोरोस से ही फंडिंग मिलती है, और इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े एक व्यक्ति ने अडानी पर आरोपी की बौछार की है। अडानी ग्रुप ने जब एनडीटीवी खरीद लिया तो रवीश निधि जैसे पत्रकारों ने एनडीटीवी छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। बरखा दत्त ने प्रश्न पूछा कि एनडीटीवी में अभी तक अंबानी का पैसा लगा हुआ था, अंबानी से सैलरी लेने में शर्म नहीं आ रही थी, तो अडानी से लेने में क्या आ रही है? क्या बरखा दत्त के इस प्रश्न का उत्तर हमें आज पता चल रहा है? आप सोचिए, और अगर आपको लगता है कि पता चल रहा है तो कमेंट में हमें अवश्य लिखिए। हमें तो कुछ पता नहीं, हम तो बहुत भोले भाले से इंसान हैं। अब इस हिट जॉब के बाद अडानी और भारत वो कैसे संभले, वो आगे देखते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के 1 महीने बाद अडानी ग्रुप की सारी लिस्टेड कंपनियों से 12 लाख करोड़ रुपए गायब हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। पर कोर्ट में जब ये कहा गया है कि अडानी पर अब तक कुछ भी गलत नहीं मिला है, तो अडानी के सारे स्टॉक अपर सर्किट छू रहे हैं। अडानी को नुकसान हुआ, पर ही इज रिकवरिंग वेल। पर इस इशू की वजह से भारत की क्या स्थिति है अब? तो जी 24 जनवरी को बीएसई का सेंसेक्स 61,000 पर था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई तो सेंसेक्स लगभग 1700 पॉइंट गिरा, परंतु आज सेंसेक्स लगभग 62,000 पर है। भारत की स्टॉक मार्केट रिकवर कर चुकी है और बढ़ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल जिसमें लिखा गया है कि भारत की मार्केट क्यों नहीं डूबी अडानी इशू के बाद भी, ये बहुत कुछ कहता है। IMF, UN, वर्ल्ड बैंक भारत को सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी बता रहे हैं, दुनिया का एकमात्र ब्राइट स्पॉट बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है। अब ऐसे में स्पष्ट है कि ना भारत को नुकसान हुआ ना नरेंद्र मोदी को। अडानी को नुकसान हुआ पर वो भरपाई हो रही है। मार्केट इकोनॉमी में कोई भी साधु नहीं है, पर ऐसे में जैसा प्रतीत होता है कि यदि ये कॉन्स्पायरेसी थी तो क्या उखाड़ दिया इन लोगों ने ये करके? कुछ नहीं। हिंडनबर्ग आरोप अभी तक कोर्ट में नहीं ठहरे। निर्णय आप करें।
कोर्ट को मानना है या हिंडनबर्ग को? कमेंट में अपनी राय दें इस मुद्दे पर। हमारे कार्य को सपोर्ट करें यूपीआई के माध्यम से, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा। सपोर्ट वांछनीय है, चैनल उसी से जीवित रहता है। सब्सक्राइब करे बिना तो भाई साहब चैनल को चले मत जाइएगा। ये वीडियो यदि अच्छा लगा है तो स्क्रीन पर जो दूसरा वीडियो दिख रहा है ना, वो उससे भी अच्छा लगने वाला है, आप उसको भी देखिए। देख रहे थे आप आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।